पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। बता दो। शुभम भारद्वाज है। मैं डीयू से हूं। और मैं अपना स्टांस ये रखना चाहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि अभी कुछ वक्त पहले ही मोदी जी ने ये कहा था और बाकी सब ने कहा था मिलके, उनकी पार्टी खुद कहती थी कि जो मतलब कि बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी हैं, उनके ऊपर बहुत सारी आलोचनाएं की थी। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट आलोचना जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी वो थी कि जो उनने औरतों के ऊपर बोला था। ठीक है, तो अब मुझे आप बता दीजिए कि ना, अब मुझे आप इतना बता दीजिए कि अगर मैं, आपने मुझे दोबारा मौका दिया है अपने पास आने का, तो मुझे बता दीजिए या तो आपकी और मेरी सोच मिलती है, ठीक है, या तो आप मेरी अलायंस से डर गए हैं। सवाल ये है कि महिला विरोधी है क्या? अब नीतीश कुमार को ला दिए तो आप वॉशिंग मशीन में सही हो गए नीतीश। मैं इनको बता देता हूँ, महबूबा मुफ्ती ने एक चीज कही थी कि अगर 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ सर, समझिए बात को। महबूबा मुफ्ती को मोदी सरकार ने समर्थन दिया था और मुख्यमंत्री वहां बनाया था, ठीक है जी। और चंद महीनों के बाद ही समर्थन वापसी लिया था, उसको रोड पे ले आए थे और रोड पे लाने के बाद वहां से पत्थरबाज गायब हो गए थे, आतंकवाद गायब हो गया था, हरे की जगह तिरंगा लहरा रहा था पहली बार। इन्होंने करी नीतीश की बात। अब वो दो जो बैठे हैं वो इतने बड़े स्तर पे बैठे हैं और इतने दिमागी, अगर चनक्या कहा जाता है अमित शाह को तो ऐसे तो नहीं कहा जाता होगा। जिसको पलटू राम, जिस नीतीश की कल तक बुराई हो रही थी, अगर उसको समर्थन में वापसी ली है तो उनके दिमाग में क्या है, कोई खेला तो नहीं होने वाला 4-6 महीने के बाद। बिल्कुल। मुझे बताइए, अगर ये चाणक्य नीति की बात करते हैं तो चाणक्य नीति भी ये कहती है कि अगर आपको एक बार धोखा मिल चुका है तो दोबारा उस इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर ये दोबारा उस इंसान पे भरोसा कर रहे हैं यानी इनकी मानसिकता भी नीतीश जैसी ही है। आप मुझे बता दीजिए, बीजेपी का एक भी नेता, किसी एक भी नेता के ऊपर मतलब सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठती? मुझे बता दीजिए कि जो एक एमपी, एक एमएलए की सैलरी क्या होती है? 80,000 से 80,000 होती है या तो 50,000 होती है। लेकिन जांच से डर क्यों? अगर साफ है लालू या फिर सोरेन साहब, केजरीवाल साहब, अगर सब सही हैं, सब कट्टर ईमानदार हैं, तो भाई ईडी और सीबीआई अगर जा रही तो जांच दीजिए ना, 20 घंटा 25 घंटा दे दीजिए, एक दिन दे दीजिए। सर जांच दे दें, उसकी कोई दिक्कत नहीं। कहाँ दे रहे हैं? यही तो दिक्कत है, गायब हो। इनको जांच नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए बताइए? इनको ये, जैसे एक बार चंद्रशेखर रावण को नजरबंद किया गया था, सेम वैसे ही ये लोग इसे नजरबंद कर देंगे। अच्छा जी। ये जांच कर रही ना ईडी सीबीआई के पास कुछ सबूत होंगे तभी तो उनके घर पे जा रही है, ऐसे तो जाएगी नहीं। अगर सबूत है, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सबूत है तो सबूत को मतलब कि वो नहीं कि पहली बार जांच हो रहा है, इसी मामले में इससे पहले भी हो चुका है। सबूत है तो जनता के सामने लाओ, क्लासिफाइड क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, ये क्या चूरन की गोली है कि जनता के आगे रख दो कि जैसे केजरीवाल जी कहते हैं वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट दो? कैसी बात कर रहे हो? कुछ चीजें सीक्रेट होती है, कोर्ट में पेश होती है, आपको ज्यादा है, जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसको गूगल से निकाल के पढ़ लेना, क्या सबूत नहीं मिले। और सुनिए, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील इनके साथ उठते बैठते हैं, क्या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को वो नहीं छुड़ा पा रहे? तो कहीं ना कहीं सबूत इनके खिलाफ हैं, तभी नहीं छुड़ा पा रहे ना। या तो आप ये बोलिए सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया, और अगर आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं बिका तो उसको मानिए। मैं थोड़ी सी बात पूछना चाहूंगा आपसे, सुप्रीम कोर्ट की लेकर बात, तो मैं अभी कहना चाहूंगा आपसे, आप बहुत सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं, तो मैं आपसे अभी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में बोला है कि जो ईवीएम मशीन है वो हैकेबल है। कहाँ बताया है? कहाँ, किसने कहा? कहाँ पढ़े हो? ड्यू से पढ़े हो? ड्यू से पढ़े हो? वकीलों ने बोला है। अरे ड्यू से पढ़े हो? वो जो वकील बोल रहे हैं ना, वो मानसिकता उनकी थोड़ी प्रोफाइल देख। मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप किसका नाम ले रहे हैं? सुनिए, जर्मनी आपसे विकसित देश है ना? जर्मनी में ईवीएम बैन है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अरे जरूरी नहीं जर्मनी से कंपेयर भारत का आप करेंगे? आप कंपेयर सर, जब कर्जे की बात आएगी ना, 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, जब हम कहेंगे जापान का कर्जा देख लो, अमेरिका का कर्जा देख लो, वो हमारे से आगे हैं, तब इनको होगा नहीं, हमारा देश कर्जे में है। अब ईवीएम की बात आई तो ये हो गया। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, चुनाव के नतीजों से कुछ पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। अगर ईवीएम हैक हो सकती है, चुनाव आयोग ने बुलाया था, क्यों नहीं गए? पहली बात, अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, न्याय जोड़ो यात्रा निकालते हैं, ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं निकालते? आप जैसे फॉलोवर्स क्यों बोलते हैं ईवीएम हटाओ? तीसरी बात पे आ जाइए, अगर ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में घपला है, तो तेलंगाना में जब इन्होंने सरकार बनाई तो उसको निष्कासित करना चाहिए था, त्याग देना चाहिए था कि बैलेट पेपर से कराओ, हम जीत के भी हार स्वीकार करते हैं और दोबारा से बैलेट पेपर से होगा तो हम सत्ता संभालेंगे तेलंगाना की, नहीं तो रिजाइन देते हैं।
तब ईवीएम को लेकर आप बताइए, जहां जीत जाती है सरकार, यही चीज छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए थी फिर तो। नहीं, वही तो कर विपक्ष, जब तुम आपकी जाए कांग्रेस की आप अगर बात कर रहे हो तो उसको हटा, कांग्रेस की नहीं कर रहा हूँ। जो विपक्ष में पार्टियां हैं उनका आरोप है कि ईवीएम हैकिंग किया जा सकता है। तो जिस स्टेट में जीत रही वहां पे बता दीजिए ना कि नहीं, बैलेट्स यहाँ करवाइए, हम जीतेंगे तभी यहाँ पर जो है। सर मैं कहता हूँ कि पूरी कंट्री में बैलेट पेपर्स यूज करने अरे चाहिए। हमने पूरी कंट्री से जी। क्या लेना है? मेरे खुद के घर रोटी नहीं बन रही, मैं पड़ोसी का मटन चिकन देख के पागल हो जाऊंगा। कैसी बातें कर रही है? अपने देश के अंदर अगर ईवीएम का है तो विपक्ष के अंदर जितने नेता, तुम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा अच्छे सलाहकार तुम्हारे साथ है, क्यों नहीं बैठते धरने के ऊपर? विपक्ष वाले ईवीएम को लेकर राहुल गांधी भी तो हमलावर नहीं है। हमेशा जो है निर्वाचन आयोग भी या फिर जब भी होता है तो सामने से कहता है ना कि आप आइए, हैकिंग अगर हो सकता है तो ले आइए, सबूत लाइए। कोई गया आज तक नेता? सर निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, मैं अभी इसी मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन मेरे को ये बताइए ना कि जो इंसान 2014 से पहले गोधरा का आरोपी था, ठीक है, वो उसके अलावा अमित शाह जी आरोपी थे, वो इंसान 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट कैसे मिलती है? आप मुझे अभी जैसे आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के बारे में, वैसे फिर वैसे हो सकता है कि एजेंसी, नहीं, अरे सुन तो लीजिए महाराज, आप सुन तो, अरे सुन तो लीजिए पहले, अरे सुनिए तो पहले, हम क्या सवाल हमसे पूछने दीजिए ना, सवाल सुनेंगे ना। जैसे आप लालू के ऊपर कह रहे हैं कि आरोप जो है एजेंसियों का दबाव है, वैसे हो सकता है उस समय कांग्रेस का रहा हो। आप मानेंगे कि नहीं? फिर अभी सवाल आप ही कर रहे थे ना। जी हो सकता है दबाव हो, तो फिर मान रहे हो ना, यही मतलब आप भी ये मान रहे हो कि दबाव है? नहीं, आप जैसे कह रहे हो तो दोनों बात में फिर यही हो सकता है ना। गोधरा कांड क्या परसों हुआ था, ये तरसों हुआ था, ये 2014 के बाद हुआ है? बहुत पहले का था। कांग्रेस ने उठा के क्यों नहीं डाला अंदर? सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको निर्दोष साबित किया तो कुछ सोच के किया होगा, नहीं तो कांग्रेस डाल देती अपना वकील, कपिल सिब्बल जैसे इतने बड़े बड़े वकील हैं उनके पास, डाल देती। जो बड़े बड़े राम मंदिर के खिलाफ 25 वकील खड़े कर सकती है तो मोदी के खिलाफ 10 कर देती। या तो नहीं, कपिल सिब्बल कौन था? उनकी सरकार थी, आराम से वो अंदर कर सकते थे। उस जिस टाइम गोधरा कांड हुआ था उस टाइम सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी? सर मुझे उस टाइम तो कांग्रेस का रास्ता ना, उस टाइम कांग्रेस मोदी के ऊपर एक्शन लेते हैं ना, उनको अंदर करवाते। वो क्या कर रहे थे उस टाइम? अभी इनके हाथ में सत्ता है, अगर ये क्लीन चिट मिल रहा है इनको तो आप तो लग रहा है यहाँ जैसे ये कह रहे हैं कि जो है एजेंसियों का दबाव, इसलिए लालू प्रसाद, सोरेन, केजरीवाल सब। आपके टाइम पे एजेंसी नहीं थी, उनके टाइम पे एजेंसी नहीं थी क्या? आप डालते अपने टाइम पे। क्या लग रहा है ये 24 की बौखलाहट है, इसलिए ये सारे आरोप? सब पागल हो जाएंगे विपक्षी, सब पागल हो जाएंगे। 24 क्या आने वाले हर एक चुनाव में पागल रहेंगे और पागल होते रहेंगे। कुछ लग रहा है अगला चुनाव क्या लग रहा है? मैं शॉर्ट बता देना चाहता हूं आपको कि आप मुझे बता दीजिए, एक तरफ ये सरकार खुद कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इसका नारा देती है, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे सीएम को अपना साथ देती है जिस सीएम ने मतलब कि भरी विधानसभा में ये कह दिया कि मतलब कि ऐसे जाता है वैसे जाता है औरतों को लेके। इसका मतलब इनकी मानसिकता ऐसी है। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगर मैं भाई को ज्वाइन करता हूं तो या तो मेरी मानसिकता इनसे मिली हुई होगी, ठीक है, या तो या तो मेरी मानसिकता मिली होगी। मजबूरी रही? नहीं, क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार को क्यों लाए हैं भाई? अगर जो है 2024 मजबूरी नहीं है। देखो, गधे के मुंह में गन्ना देने से अच्छा है गधे को थोड़ी दिन पाल लो और फिर लात मारो, ठीक है जी। जैसे नोटबंदी हुई, बड़ा विरोध हो रहा था, नोटबंदी हो गई, बंदे मर गए, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? कोई काला धन नहीं आया, फलाना नहीं हुआ। लेकिन उसी का रिजल्ट हमें कुछ समय बाद पता चला, जो सबसे ज्यादा नकली करेंसी छापने वाला पाकिस्तान भिखमंगा हो गया, पहली बात। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया महबूबा मुफ्ती वाला, लात मारी, क्योंकि जब किसी पड़ोसी के घर छाक करना होता है ना तो पहले उससे व्यवहार बनाना होता है, बनाया। अब्दुल्ला था, क्यों नहीं दिया उसको? महबूबा मुफ्ती लात मारी, आज पत्थरबाज गायब है वहां से, आज हरे की जगह तिरंगा ले रहा है। ऐसे ही नीतीश को लात पड़ेगी तब इनको समझ आएगी। आपको लग रहा है कि जो 24 का चुनाव होने वाला है उसमें क्या मुद्दे रहेंगे, कि क्या काम किया है जिस आधार पर आप चुनना पसंद करेंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? क्या मुद्दे रहेंगे आप? सर पहले तो मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बता दीजिए कि आप बिना नीतीश के आप बिहार में इलेक्शन नहीं जीत सकते? ये देखो, इतना मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बिना सर नीतीश के जीत नहीं देखिए, सकते? मैं आपको बताता हूँ, जहाँ जात वात ज्यादा फैला रखी है ना इन्होंने, जहाँ की
बीमी खोखली कर रखी है ना, तो उसमें भराव करने के लिए करना पड़ता है। आप राजनीति नहीं समझोगे, आप अपनी बात कर रहे हो। आपका कहने का मतलब है कि नीतीश को साथ ना लेकर के बिहार जो डूब रहा था उसे डूबने देते, बहन बेटियों के साथ जो अभद्र भाषा का उपयोग हो रहा था वो होने देते, बलात्कार या हो रहा था वो होने देते, ये सब कुछ ये सब होने देते, पुल हवा में उड़ जाता है। मास्टर्स करिए मैंने, मैं राजनीति नहीं समझूंगा। लेकिन ये बताइए अभी जो सरकार का अभी माहौल जो लग रहा है 24 की सरकार जो चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कि इसमें कौन भारी पड़ेगा? गठबंधन भारी पड़ेगा क्योंकि छटक रहे हैं, नीतीश कुमार ही बनाए थे वही छटक रहे मुझे हैं। बताइए कि अगर मेरे आपको क्या लग रहा है सवाल में जो सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, अगर मेरे सामने अगर मुझे डर है किसी चीज का, तभी तो मैं सामने वाले बंदे को घसीटूंगा अपनी उसमें। डर की जगह मजबूती भी हो सकती है ना, हमको और सीटें मिल जाएंगी। इसका मतलब डर ही है ना सर, सामने जैसे गठबंधन से उन्हें डर लग रहा है, गठबंधन से उन्हें डर लग रहा है। गठबंधन हमारा कहने का मतलब यह है, अगर ये सारे इंडिया के सारी पार्टियां मिलके मोदी को हराने में लगे हुए हैं, अगर बीजेपी ने एक पार्टी को अपने तरफ कर लिया तो कौन सी बड़ा गुनाह किया उसने? इसका मतलब वो डरी हुई है। डर क्या हुई भाई? इसका मतलब वो डर डरी क्या हुई है हुआ? भाई। अरे भाई तुम 26 तुम 28 मिल जाओ, कुछ नहीं, हम एक को ले डर हो गया भाई। डरी तो वो तब भी नहीं थी जब पूरा विपक्ष, पूरा इंडियन अलायंस बोल रहा था कि भैया राम मंदिर के खिलाफ चलो, राम मंदिर काल्पनिक बता रहे थे। डरी वो तब नहीं जब दो सीटों पे थी, तब भी मंदिर के लिए खड़ी थी, आज भी खड़ी है। डरी वो तब भी नहीं जब राफेल का उनके ऊपर आरोप लगाया घोटाले का, डरी वो तब भी नहीं जब आयुष्मान योजना के तहत उनके ऊपर आरोप लगाया, डरी तो वो किसी मुद्दे पे नहीं। और जो डरे थे वो इंडियन अलायंस छोड़ करके भाग रहे हैं। मैं आपसे बोलूं एक चीज, जब बीजेपी के किसी प्रवक्ता के पास कोई मुद्दा नहीं रहता ना, या किसी इंसान के पास कोई मुद्दा नहीं रहता, तो वो हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, पाकिस्तान, उसके अलावा थोड़े से हिंदू थोड़ा सुनिए, आप डीयू से पढ़े हैं ना, हिंदू मुस्लिम थोड़ा समझाइए हमें कैसे करती है बीजेपी, थोड़ा बताइए। सर हिंदू मुस्लिम कैसे करती है? एग्जाम्पल आपका ये हो गया कि अभी राम मंदिर के ऊपर इनने बोला, बाबरी मस्जिद के ऊपर बोला, आप मुझे बता दीजिए कि एक जो क्या बोला वही समझाओ ना। हिंदू मुस्लिम हम बहुत सुनते हैं, आप डीयू से पढ़े हो, थोड़ा समझाओ हमको और पूरा मौका आपको। मैं समझाता हूँ आपको हिंदू मुस्लिम कैसे बोला। अभी जो इनने बोला कि मतलब कि कांग्रेस बोलती है कि मतलब राम मंदिर के ऊपर राम मंदिर मत जाओ, राम मंदिर का मतलब विपक्ष लेती है, मैं बॉयकआउट कर देती है। मैं आपसे पूछता हूं कि राम को दिल में रखना चाहिए, राम सबके दिल में है, ठीक है। और दूसरी चीज, लेकिन काल्पनिक नहीं बताना चाहिए ना कि राम मंदिर से फायदा नहीं है, काल्पनिक है, उनका उनका अस्तित्व, राम कभी काल्पनिक ना थे ना हो सकते हैं, बता भी रहा का कोई बाप दादा कर सकता है, ठीक है, जो कह रहा था वो कौन साथ क्यों? चाहे कोई भी करे। और दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में रुक जाइए इस देश में मुझे एक बात बताइए, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों ने बराबर खून बहाया है आजादी के लिए, आप भी जानते हो। देश भी एक नया बनाया है सर, देश बेशक नया बनाया है, लेकिन मैं आपको कोटेशन बता दूं, सुन लीजिए मेरी बात। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह भी कहा था कि, सुन लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने यह भी कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देश का बंटवारा नहीं चाहूंगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। बंटवारा क्यों चाह? अपने में बोला होगा कि डिग्री ड्यू की पता कैसी है, जैसी राहुल गांधी की बाहर की है ना, स्टोव में कोयला डाल के जला रहा है और कहता है यूपी की महिला हर हफ्ते बच्चा देती है और साल में 57 बच्चे देती है, वो पढ़ा लिखा, ये भाई पढ़ा लिखा। सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनता, जिन्ना पाकिस्तान नहीं लेता। कौन सा इतिहास पढ़ के आया भाई, बता दे। उसका कहीं नाम नहीं है, जो देश के लिए खून बहाया उसका कहीं नाम नहीं है, जो बना बनाया हलवा खा लिया उसका नाम फोटो नोट पे भी आ रहा है। ये कह रहे हैं कि अभी लग रहा है अभी इनकी हिस्ट्री मैं बताता हूँ, इनकी हिस्ट्री ये है कि पहला इलेक्शन अगर होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो नहीं अध्यक्ष नहीं प्रधानमंत्री बनते, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये युवा है, इसको ना सामान्य ज्ञान का ज्ञान नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ एक वोट मिली थी, बताओ, जब चुनाव हुए थे। सरदार पटेल को नहीं करेक्शन करते थे, 0 वोट मिले थे। हाँ तो 0 कर दो, मैं तो 1 0 तो हम किसी को नंबर में भी नहीं देते, 1 नंबर दे देते हैं, फेल है वो। पर जो सरदार पटेल को जितनी वोटें मिली थी किसी को नहीं मिली थी, पर अहंकारी जवाहरलाल नेहरू उन्हें सबकी बातों को इग्नोर किया
और उन्होंने देखिए ऐसा शासन आया, हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, जातिवाद में बांटा गया। मैं कहता हूँ 1 मिनट, भाईचारा का नाम कौन लेता है? कौन कहता है भाईचारा का नाम? मैं कहता हूँ भाईचारा का अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो ना, तो ज्ञानवापी मंदिर के सबूत मिल गए, 32 सबूत मिले हैं मंदिर के जो औरंगजेब ने तोड़ा था। आप आइए, भाईचारा से आइए, आप भाईचारे से आइए, आप कहिए, आपका सबूत आपके पास है, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं कि जो अभी ज्ञानवापी का मामला है वो कोर्ट में है, ठीक है। अब जब सबूत जब एविडेंस मिले हैं तो अब इनको और कौन सा एविडेंस चाहिए बताइए। ये एक्चुअली क्या है, जब राम मंदिर का फैसला आया था ना, तो कांग्रेस ने भी टांग अड़ाई थी, इन्होंने भी टांग अड़ाई थी, इन्होंने फिर अप्लाई किया था कि मंदिर नहीं बने। तो कौन सा भाईचारा है ये बताइए, कौन सा भाईचारा है? ये भाईचारा नहीं है। 24 में आ रही है सरकार, 24 में सरकार 400 से ऊपर वोट से आ रही है, 400 MP से ऊपर आ रही है। आप ये नोट कर लीजिए, नोट। और अरे तो इनके सपने में भूत प्रेत आते होंगे, हमें क्या लेना इससे? हम तो वोट ला रहे हैं, वोट आएंगे, है ना? देखो ऐसा है, ये भाई साहब कह रहे हैं तो RSS 1925 में बनी, उनका क्या योगदान है? और जब सरदार पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी कांग्रेस के नेता को छीन के बना दी इन्होंने, तो फिर वो कांग्रेसी थे ना, वो कौन सा बीजेपी के थे क्या या RSS के थे? अरे सरदार पटेल को आप कांग्रेस बीजेपी में क्यों बांट रहे हो? सबके हैं। क्यों नहीं बांटू? क्यों सबके ऐसे कैसे हो सकते हैं? पटेल कहाँ से हो गए? ऐसे RSS का कोई नेता क्यों नहीं था? ये ऐसे कैसे पटेल साहब को कैसे आप बांट सकते हैं कि भाई वो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं? नेहरू गांधी भी ये सबके थे, गांधी भी थे सबके। किसने कहा कि नहीं भैया सबके हैं? नतमस्तक क्यों हो रहे हो? भैया एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। सरदार पटेल कांग्रेसी थे, आज तक किसी कांग्रेसी को देखा है कि सरदार पटेल का नाम ले रहा हो? नेहरू जी हमारे दादाजी थे, कांग्रेसी सब कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हम मान रहे हैं, सुन लीजिए, लेकिन सुनिए कि सरदार पटेल को आज तक कोई आगे लेके आया? उनने जब वो मूर्ति भी बना दी कांग्रेसी, मान लिया मैंने कांग्रेसी थे, लेकिन जब बीजेपी ने मूर्ति बना दी उनकी, तो कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। ये क्या है भैया? एक मिनट, किसने विरोध करा? कई लोगों ने, एक मिनट, अब नाम एकदम से याद नहीं है, लेकिन ये वही बात आई जो कहा कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना। अप्रिशिएट किसने किया आप बताओ? आप एक नेता का नाम बताओ जिसने सरदार पटेल मूर्ति को क्यों पूरे देश ने करा? अरे पूरे देश नाम बताओ ना, अभी आप भी नाम बताओ ना। क्या नाम बताओ ना, एक नहीं जिसने सरदार पटेल की मूर्ति जब बनी, अभी नाम पूछ रहे हो ना, इनसे नाम पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि सरदार पटेल की जब मूर्ति बनी, एक नेता ने जो है तारीफ की हो। सबने करी क्या था? नाम बताओ ना हमको जिसने तारीफ की है। अरे सरदार पटेल की मूर्ति बनी है ना, तो वो कांग्रेस के नेता थे या नहीं थे? अभी फिर से कह रहे हो, लेकिन तारीफ किसने की? किसी ने की? बताओ, अगर बना किसने किया? नाम तो बताओ ना भाई। अरे सबने करी है, हर आदमी। ये जवाब नहीं होता है, फिर तो ये भी कहते हैं अभी ये जवाब होता है। नाम बताओ ना, आप नाम इनसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लोगों ने विरोध करा है। किसने? मैंने नहीं ये बोला। अरे विरोध का मतलब यही होता ना, आप राम मंदिर का तारीफ जो है कई आप किसने? राम सबके हैं, आप मानते हो? हाँ, लेकिन राम मंदिर अब कांग्रेस के लोग हैं। अब मैं जवाब दूंगा। देखो एक मिनट, राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े किए, जिसने कभी सिंबल खड़ा किया वो राम का नहीं है। देखो, सुनो, जो पार्टी में बैठ के जो रामचरित पे उंगली उठाता है, जो राम को काल्पनिक बताता है, सोनिया एंटोनिया माइनो, राहुल गांधी, वो उनका राम नहीं है। राम सिर्फ हिंदुओं का है, याद रखना। उनका राम कैसे होगा? अरे भगवान सबके अगर राम इनका होता तो 24 वकील क्यों खड़े करते हुए? सब धर्म का राम होते हैं। सब जिसने राम को बताया कि काल्पनिक है, वो कैसे राम है? अब राम जी आ गए ना, जिनको घमंड है रावण वाला और बाली वाला घमंड है, उनका रावण घमंड तो जो है होगा। इस देश में जो बैठे हुए हैं ना रावण का घमंड लेके कि हम कौन बैठा है? जो बताइए ना, जो भी है। नाम लेने से डर लगता है, नाम से आप गलत फहमी में जी रहे हो। पहले बात सुनो, आप गलत फहमी में जी रहे हो। ये मुरली बजाने वाला कृष्ण नहीं है, ठीक है ना? ये मुरली बजाने वाला कृष्ण नहीं है। हमने दिल्ली की गद्दी पे पता किसको बैठा रखा है?
मोदी चक्रधारी कृष्ण है वो, चक्रधारी कृष्ण। हम डरा नहीं रहे हैं, डराया तो आप लोग ने, डराया तो आप लोगों ने। संविधान से चलता है देश, सब धर्म। संविधान से, फिर संविधान से ये बताओ 24 वकील क्यों लग गए थे? संविधान को अगर ना मानते, बात सुनो, संविधान को मानते, संविधान को मानते, कोर्ट को मानते, कानून अगर संदर्भ। ये बताइए अंकल जी ने क्या कहा? देश संविधान से चलता है। मैं बात मार रहा हूँ, देश संविधान से चलता है। अभी यहाँ हिमाचल प्रदेश में यूसीसी आ रहा है। संविधान में डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्व में लिखा है कि सरकार ये प्रयास करेगी कि भारत देश में, पूरे देश में यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड लागू हो, ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू हो। कांग्रेस जब जैसे ही बीजेपी उसके लिए ड्राफ्ट लाती है, कांग्रेस कहती है ध्यान भटका रहे हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। पहले कह रहे हो कि संविधान से चलेगा, अब भाई संविधान के लिए मोदी ला रहा है ड्राफ्ट तो उसी का विरोध कर रहे हो। ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? एक मुख से ये कहना, एक मुख से ये कहना, ठीक है। विरोध क्या है? विरोध उन्हें विकास मोदी के नाम पे, जैसे आचार्य प्रशांत, वो जो प्रशांतम है कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता थे, लेकिन उन्होंने यही बात कही है कि ये जो सब जो हैं वो मोदी के चक्कर में देश का, और मोदी के चक्कर में राम का, और मोदी के चक्कर में धर्म का विरोध कर देते हैं। केवल यही कारण है। मोदी और धर्म का, मोदी और देश का ये अंतर नहीं समझते हैं, मोदी के चक्कर में देश का विरोध कर देते हैं। इसीलिए इनको 200, 300, 400 सीटों से 30-40 सीटों पे आ गए हैं, और यही हाल रहा तो इनका खेल खत्म समझो। लेकिन अब आपको लग रहा है कि जो 24 में, क्योंकि यही आरोप भी लगाया जा रहा है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मोदी डर गए हैं, इसलिए सोरेन साहब, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सबके ऊपर जो है एक डर के मारे नीतीश कुमार को ले लिया। नीतीश कुमार कोई बच्चा है कि सामान है कि उठा के भैया तुम हमारे घर में चलो? तो क्यों लिया? दरवाजे बंद हो गए। हमें एक बात बताओ, सीएम है वो बिहार का। बंद हो गए तो क्यों लिया? सुनिए मेरी बात को, 2019 में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2019 में बुआ और बबुआ का जब गठबंधन हुआ था, मैंने एक कविता लिखी थी, और आज वही चरितार्थ हो रही है। आज ये जो लोग बोल रहे हैं नीतीश, उस समय कहाँ थे बोलने वाले? वो कविता ये थी कि दलितों के बल पर यह राजनीति में आई, दलितों के बल पर यह राजनीति में आई, खतरा आया जान का इन पर तो ब्राह्मण ने इनकी जान बचाई। दलितों के बल पर यह, पहले पूरी कविता सुनिएगा, 100% कहेंगे कि वही चरितार्थ हो रही है कि दलितों के बल पर यह राजनीति में आई, खतरा आया जान का इन पर तो ब्राह्मण ने इनकी जान बचाई। पहली बार बनी मुख्यमंत्री, जब पहली बार बनी मुख्यमंत्री तब भी ब्राह्मण ने की थी अगुवाई। फिर भी एक मिनट पहले सुन लीजिए, फिर भी, अरे बता रहा हूँ कैसे, अरे चुप रहिए, कैसे लोग पार्टियों में आते हैं। पहली बार बनी मुख्यमंत्री तब भी ब्राह्मण ने की थी अगुवाई, फिर भी इन महोदया को बात समझ में ना आई, करने लगी उपेक्षा ब्राह्मण की, तो ब्राह्मणों ने इनको सत्ता से बाहर की राह दिखाई। जब अस्तित्व पड़ गया इनका खतरे में, तब 2007 में ब्राह्मण का महत्व समझ पाई, और कर ना सकी जब हिंदू के लिए कुछ भी, तब 2000 कर ना सकी जब हिंदू के लिए कुछ भी, तो 2017 में मुस्लिम पे दांव लगाई। और जब बचा नहीं कुछ भी दांव लगाने को, तो यह अपनी इज्जत पे दांव लगाई। और जिसने शर्मसार किया इनकी इज्जत का, गेस्ट हाउस कांड, जिसने शर्मसार किया इनकी इज्जत का, उसी के बेटे को गले लगाई। और कार्यकर्ताओं ने जब पूछा कारण इसका, तो जवाब मिला राजनीति में कुछ भी संभव है भाई, आज ये सुनिए, अरे चुप रहिए, आज ये जो विपक्ष के लोग नीतीश चिल्ला रहे हैं, ये विपक्ष के लोग तब कहाँ थे कि जिसने जिसकी इज्जत लूटा, जिसकी इज्जत पे हाथ डाला, और उसी इज्जत के हाथ डालने से गठबंधन कर लिया। लेकिन ये जो हो रहा है, अभी कह रहे हैं कि बीजेपी की, नीतीश कुमार की तो मजबूरी है, वो कमजोर था, तो बीजेपी की क्या मजबूरी है? प्रधानमंत्री जी को क्या जरूरी है नीतीश कुमार की, विश्वासघाती की, पलटू चाचा की, बैंगन की तरह जो लुढ़क रहे हैं, उनका स्वागत, उनकी राजनीति है, वो क्या कर रहे हैं? अरे भाई
क्या फिर से बोलिए 2017 में अगर पलटू राम में तो आरजेडी 2017 में राहुल गांधी ने अखिलेश से क्यों अखिलेश से क्यों गठबंधन किया? और उसके बाद यदि नियत सही थी तो 17 के बाद 19 में क्यों तोड़ दिए? 17 के बाद 19 में गठबंधन क्यों तोड़ दिए? लग रहा है कि इस बार जो है गठबंधन कुछ कमाल करेगा। गठबंधन कुछ नहीं कमाल करेगा। कमाल एक दो लाइन में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और यहाँ पे जितने लोग हैं शर्त लगा लें, उनकी गुलामी कर लूंगा मैं। और देखिए ऐसा है ना कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है। आज क्या है, ये जो कांग्रेस के हमारे जो है शहजादे जी हैं, ये पैदा होते ही जो है विरासत इनको मिल गई प्रधानमंत्री की। तो जब आप जब मेहनत करके जब आगे बढ़ेंगे ना, तब आपको अनुभव होगा। और जब आप शुरू से ही सत्ता भोगी रहेंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा। और कांग्रेस के नेता जो है ना, आज ऐसा हो गया है कि वो जो है क्या कहते हैं, पता नहीं उनको कि हम क्या बोल रहे हैं। आज बताइए बयान आया कि भारत हमारा रसिया हो गया है। कि चुनाव नहीं होगा जो है, अगर सरकार में इस बार मोदी सरकार, भारत बड़े बड़े मुगल मुगलों ने देश पे जो है आक्रमण किया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। क्या भारत कांग्रेस का आरोप ये है कि अगर मोदी इस बार जीत गए तो तानाशाही आ जाएगी, देश में चुनाव नहीं होंगे, इसलिए वो अपील कर। अरे ये तो 2019 में भी ये बोल रहे थे, 2019 के चुनाव में भी ये बोल रहे थे कि इसके बाद चुनाव नहीं होगा। तो 5 साल बीत गया, अब 24 में फिर यही बोल रहे हैं। देखिए ऐसा डरे हैं या फिर गठबंधन से मोदी जी नहीं डरे हैं। एक बात बताना चाहता हूँ, 1 मिनट, मजबूरी नहीं, सुनिए। ऐसा है कि ये बताइए, आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ठीक है, उचित है, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लेकिन जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा अनुभव होना चाहिए, उतना बड़ा त्याग। मोदी में क्या है जो एक बार फिर से एकदम कंपैरिजन कर देता हूँ, सुनिए, कंपैरिजन कर देता हूँ। ऐसा है कि ये बताइए, अभी अयोध्या इस समय जो है, अयोध्या का डीएम अपॉइंटमेंट करना हो, अयोध्या के लिए कोई डीएम अपॉइंट करना हो, अरे चुप रहेंगे आप, कितने पढ़े लिखे आप? अयोध्या की क्या किया है? बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ ना। अयोध्या का डीएम अपॉइंटमेंट करना हो तो किसी फ्रेशर आईएएस को रखेंगे कि जो तजुर्बेकार होगा उसको रखेंगे? तो कहने का मतलब जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा अनुभव होना चाहिए। राहुल गांधी आज लगभग 2 दशकों से ऊपर राजनीति कर रहे हैं, सांसद हैं, लेकिन ये बताइए आपके ही सांसदीय कार्यकाल में कई सारे स्टेट में आपके मुख्यमंत्री बने। यदि आपको वास्तव में प्रधानमंत्री बनना है तो यदि किसी एक स्टेट को जो आप, अरे सुनिए, जिसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, किसी एक स्टेट का मुख्यमंत्री बन करके उस राष्ट्र को, उस स्टेट को अच्छे से डेवलप कर देते तो क्या आपका रुतबा घट जाता? गलत बोल। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से जो है जीतने की ये सीधा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनको एक्सपीरियंस लेना ही नहीं है। और ये बताइए, जो देश जो एक सांसद है और वो कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लिया, कोई जो अनुभव नहीं कमाया, वो सीधा प्रधानमंत्री बनेगा, क्या करेगा? मोदी जी जो है 3 बार स्टेट के प्रधानमंत्री रहे, एक स्टेट के 3 बार, नहीं सॉरी, हो जाता है तुम्हारे चक्कर में जो है वो। भैया ये बताइए कि 24 सुन लो, सवाल सुन लो। तजुर्बा है स्टेट संभालने का, इसलिए आज जो है देश सही से संभाल पा रहे हैं।